प्यारे बच्चों, आज हम थ्योरी ऑफ मशीन्स यानी कि जिसको शॉर्ट में हम टॉम भी कहते हैं, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट तो सभी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मैं इसको इम्पॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ इसको आप ज़रूर समझिएगा। जैसे फिफ्थ सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें एक थ्योरी ऑफ मशीन्स है और एक जो मशीन डिजाइन सब्जेक्ट है। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं चूंकि न्यूमेरिकल बेस्ड या कहना चाहिए डेरिवेशन पर बेस्ड होते हैं, तो स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट बहुत कठिन लगते हैं। उनको लगता है कि अरे इसमें तो पास होना बहुत मुश्किल है। तो उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी कभार जैसे पेपर कठिन आ जाता है तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैक भी लगती रही है। तो पास्ट का यदि एक्सपीरियंस देखें, ये NSQF के अकॉर्डिंग तो सिलेबस अभी कुछ ही साल हुए लागू हुए, उसके पहले जो थ्योरी ऑफ मशीन्स हुआ करता था सब्जेक्ट बहुत पहले से था, तो उसमें बहुत कई बार बच्चों की बैक आ जाती थी, काफ़ी सारे बच्चे फेल हो जाते थे, क्योंकि इसमें पूरा थ्योरेटिकल नहीं है कि आप कुछ भी कुछ लिख दीजिए। इसमें भाई जो भी कॉन्सेप्ट आपने लिखा है या तो सही होगा या गलत होगा। थोड़ा बहुत अगर प्रोसेस आपने किया है तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप यदि कॉन्सेप्ट बेस्ड बिल्कुल अगर इसकी स्टडी करें और इसका अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बनाकर माइंड में टिप्स बना करके, तो वो सब जो कॉन्सेप्ट हैं वो लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। और ये सब्जेक्ट ना सिर्फ अभी के लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अपितु जब आप कंपटीशन की एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो उसमें भी इसके कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जाते हैं और थ्योरी ऑफ मशीन्स काफ़ी बड़ी संख्या में उसमें इसके क्वेश्चंस आते हैं किसी न किसी रूप में। तो बच्चों, आज हम जो थ्योरी ऑफ मशीन्स है उसका जो क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर एग्जाम का जो होता है उसका आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आखिर इसमें पूछे जाते हैं, आपको किस तरह से भी अपनी तैयारी करनी है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये पढ़ते समय ही आपको इनकॉर्पोरेट कर लेना है ताकि जब परीक्षा का समय हो तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत या समस्या ना आए। तो अभी आप थ्योरी ऑफ मशीन्स का अभी देख पा रहे हैं, सामने आपके ये पेपर खुला हुआ है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि किस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थ्योरी ऑफ मशीन्स ये विषय का नाम लिखा है, कोड नंबर 2335 है, 2.5 घंटे का समय है, 50 नंबर मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके, अधिकतम अंक। नोट्स में 3 हमेशा लिखे रहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इसमें अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन, यानी 50 नंबर का है तो बच्चों 5 क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन 1 2 3 4 5, प्रत्येक 10-10 नंबर का है। तो कह रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन से कोई 2 पार्ट करिए, इसका मतलब 3 पार्ट दिए होंगे ABC में से दो आपको अच्छे लगे उसके आपको आंसर देना है। तो दूसरा जो रहता है कि इसमें ये लिखा है कि भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों का आप डेटा चेक कर लीजिए। पहले पेपर इंग्लिश में बनता है, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, तो कई बार उसमें कुछ विसंगतियां हो जाती हैं, यानी अंतर आ जाता है। तो ये कह रहे हैं अगर इसमें कोई अंतर आए हिंदी वाले पेपर में तो आपको उत्तर इंग्लिश वाले वर्जन के अकॉर्डिंग देना है। और तीसरा लिखा है कि मोबाइल फ़ोन और जो पेजर है वो स्टूडेंट्स के द्वारा यूज़ करना अलाउड नहीं है। तो ये तो बच्चों आप जानते ही हैं, ये सिंपल सी बात है। तो आइए पेपर हम देख लेते हैं। तो ये पेपर बच्चों हम इंग्लिश में न देखकर हिंदी में देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि पेपर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस मेन इंग्लिश को एज इट इज़ इंग्लिश में ही लिख देते हैं, हिंदी में भी। तो ये हिंदी मीडियम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो 90% से ज़्यादा, इवन मैं तो कहूँगा 95% के लगभग स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले हैं। इंग्लिश मीडियम के कुछ परसेंटेज जो बच्चे हैं तो वो तो हिंदी इंग्लिश दोनों समझते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत होनहार होते हैं, लेकिन इंग्लिश का पढ़ने में उनको बड़ा संकोच महसूस होता है और उसको अवॉइड करने का, बचने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही गलत प्रथा है। तो बच्चों, हम इसको इंग्लिश को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं, इसमें आप ध्यानपूर्वक देखिए। पहला प्रश्न है तो आवासा, जैसा कि बताया कि 3 पार्ट प्रत्येक प्रश्न में दिए हैं, उनमें से कोई 2 का उत्तर देना है। तो निम्नलिखित को परिभाषा इनके एक एक उदाहरण सहित देना है। तो पहला देखिए लिखा है काइनेमेटिक लिंक। अब बच्चों आप बताइए, जो काइनेमेटिक लिंक लिखा है वही अंग्रेजी में भी काइनेमेटिक लिंक लिखा था, तो हिंदी में क्या किया, उसको एज इट इज हिंदी में काइनेमेटिक लिंक ही लिख दिया। बच्चों, तो इस बात को आपको बहुत समझना होगा कि आप जो भी काइनेमेटिक लिंक पढ़ रहे हैं, यदि आप कुछ भी उसको नाम दे करके पढ़ रहे हैं या हिंदी की किताब में कुछ भी लिखा है, तो आप ये जान लीजिए कि आपको जो अंग्रेजी है उसको आपको ज़रूर पढ़ना है। अगर आप अंग्रेजी आज नहीं पढ़ रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, आप उसको हटा दे रहे हैं, तो ये आपको परीक्षा देने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करेगा और आगे के लिए भी आपका बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करेगा। ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट आप अपना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए बच्चों, हायर पेयर लिखा है, अंग्रेजी में जैसा था बिल्कुल वैसे का वैसे लिख दिया उन्होंने हिंदी में, हायर पेयर। अब बताइए, जो हिंदी में जैसे पेयर को युग्म कहते हैं,
हायर मतलब उच्च, और लोअर पेयर मतलब निम्न युग्म। तो ये बच्चों देखिए, युग्म जो बड़े बच्चा पढ़े हुए उच्च युग्म निम्न युग्म पढ़े बैठा है, उसको हायर पेयर लोअर पेयर दे दिया जाएगा, तो वो कहाँ से उत्तर देगा? तो ये ऐसा स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा? वो ताक झाक करेगा, इधर उधर पूछेगा बगल वाले से, कहीं जो क्लास में जो इन्विजिलेटर होंगे उन्हीं से पूछेगा, सर जी ये हायर पेयर क्या होता है, हमको बता दीजिए। तो बच्चों सोचिए कि जिस बच्चा उच्च युग्म हिंदी में उसको पढ़े बैठ या काइनेमेटिक लिंक को हिंदी में जो कहते हैं उसको पढ़े बैठा है, उसको काइनेमेटिक लिंक इंग्लिश में लिख दिया, तो उसको दिक्कत हो गई, वो नहीं जवाब दे पा रहा है। अब अगला भी देख लीजिए, स्ट्रक्चर को देख लीजिए। स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर लिखा है तथा मशीन को मशीन की परिभाषा दीजिए। हिंदी में क्या लिखा है? की परिभाषा दीजिए। तो बच्चों अगर डिफाइन कहीं लिखा है मतलब परिभाषा, डिफाइन द फॉलोइंग या डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड मशीन, तो इतना तो बच्चों आप इंग्लिश से भी देख करके उत्तर दे सकते हैं, या आपको इतना सक्षम होना चाहिए। आप कह रहे हैं आपस में एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न, समझाइए, बहुत बढ़िया। तो स्ट्रक्चर और मशीन यदि पता है तो समझा लीजिए। सी देखिए, गियर ड्राइव की तुलना में बेल्ट ड्राइव के लाभों का वर्णन कीजिए। गियर ड्राइव वैसे का वैसा इंग्लिश का ही शब्द है, बेल्ट ड्राइव इंग्लिश का ही शब्द है, हिंदी में क्या लिख दिया? लाभों का वर्णन कीजिए। तो अब आप लाभों का वर्णन कर दीजिए, लेकिन गियर ड्राइव और बेल्ट ड्राइव आपको आना चाहिए, तभी आप उसके लाभों का वर्णन कर पाएंगे। अब देखिए इसमें लिखा है 4 बार चेन, यानी 4 बार चेन को 4 बार चेन लिख दिया है, समझाइए तथा इस एक इन्वर्जन बताइए। देखिए इन्वर्जन शब्द ये अंग्रेजी का शब्द है बच्चों, जो कि हिंदी में बिल्कुल लिख दिया है, इसको आपको समझना होगा। दूसरा बात देखिए, बेल्ट ड्राइव में पहला स्लिप, दूसरा है क्रिप से क्या अभिप्राय? स्लिप और क्रिप आप देखिए कौन से शब्द हैं। अब ये हिंदी का जो आप स्लिप को कुछ और फिसलन पढ़कर बैठे होंगे या कुछ और पढ़कर बैठे होंगे, या क्रिप को कुछ और पढ़कर बैठे होंगे, तो आप सोचिए क्या आप उसका उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे? पुलियों पर क्राउनिंग क्यों की जाती है? अब ये देखिए क्राउनिंग शब्द को देख लीजिए, पुली देख लीजिए, पुली अंग्रेजी में वही कहते हैं, पुलियों पर क्राउनिंग क्यों की जाती है? ये देखिए इस तरह से लिखा है। तो बच्चों ये क्राउनिंग और पुली या जो भी आप पढ़ते हैं तो उसको मेन हेडिंग्स को इंग्लिश में ही पढ़ने की आदत डालिए। उसके साथ साथ में हिंदी भी सीखिए कि हिंदी में, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो जब हम अपनी मातृभाषा में कोई चीज़ समझेंगे सीखेंगे तो हम बहुत अच्छे से, हमको क्या होगा, कंफर्टेबल हम रहेंगे उसको सीखने में और लंबे समय तक याद रखेंगे। लेकिन बच्चों अंग्रेजी के शब्द को बिल्कुल हटा देना, उसको बिल्कुल बचने का प्रयास करना कि अरे ये कैसे आ गया शब्द, इसको हटाओ, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, या कोई टीचर अगर कई बार बताने लगता है तो भागने का प्रयास करने लगना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। साहब देखिए अगला हम देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की गियर ट्रेन सूचीबद्ध कीजिए, इनमें से किसी एक कार्य तथा उद्देश्य की विवेचना की। गियर ट्रेन, अब गियर ट्रेन ही लिखा है, बस सूचीबद्ध कीजिए इतना हिंदी में, और ये हिंदी में लिख दिया। तो बच्चों अगर ये हिंदी में नहीं भी आपको पेपर मिले तो आप इंग्लिश वाले से भी इतना तो समझ करके उत्तर दे सकते हैं या उसको समझ सकते हैं, और आपको समझना आना भी चाहिए। तीसरा देख लीजिए, यह है फ्लाई व्हील के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। फ्लाई व्हील को हिंदी में बच्चों हो सकता है कुछ कहते हो, इसका देख लीजिए टर्निंग मोमेंट चित्र की संरचना कीजिए। अब बताइए टर्निंग मोमेंट को हिंदी में, मुझे नहीं लगता कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर अभी उनसे पूछा जाए कि बच्चों टर्निंग मोमेंट क्या होते हैं तो कुछ तो स्टूडेंट्स बता देंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट टर्निंग मोमेंट का जो हिंदी में जो होता है उसको याद करके बैठे होंगे, उसको समझ के बैठे होंगे। फ्लाई व्हील को भी वो कुछ ना कुछ जो हो तो दूसरा याद करके बैठे होंगे। अगला है अश्व शक्ति, एचपी से क्या अभिप्राय है? तो एचपी को देखिए हॉर्स पावर को, चलिए अश्व शक्ति इन्होंने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। इसका फार्मूला लिखना है, इस फार्मूले में विभिन्न शब्दावली तथा इसका इकाइयों यानी यूनिटों की विवेचना करना है। अगला देखिए गवर्नर को गवर्नर लिख दिया है, फ्लाई व्हील में अंतर लिखिए, इनमें से प्रत्येक का कहाँ उपयोग किया जाता है इसको समझाना है। तो बहुत सुंदर आप समझा देंगे। गवर्नर को तो हिंदी में गवर्नर ही लिखे होंगे, या हो सकता है कुछ और भी कहते हों। चौथा आ देख लेते हैं, विभिन्न प्रकार के कैम तथा फॉलोवर के नाम लिखिए तथा हम कैम तथा फॉलोवर का उपयोग कहाँ करते हैं हमको इसको समझाना है। तो कैम और फॉलोवर आपने पढ़े होंगे तो आप इसको समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन ये क्या है? अंग्रेजी शब्द है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, इसका एक व्यवहारिक उदाहरण दीजिए, ठीक है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर आप हिंदी में कुछ और पढ़कर बैठे हैं तो फिर आपको क्या होने वाली है? दिक्कत होने वाली है। अगला क्या है? घूर्णिता यानी रोटेटिंग मास को संतुलन करना क्यों आवश्यक है? समझाइए कि यदि घूर्णित मास को बैलेंस न किया जाए तो रोटेटिंग एलिमेंट पर क्या प्रभाव होगा। तो अगर आपको ये पता है, पूरा चित्र बना करके आप बढ़िया से इसको डेरिवेशन के द्वारा आराम से समझा सकते हैं, समीकरण के द्वारा। नहीं पता होगा तो आप इसको समझा नहीं पाएंगे। अगला बच्चों देखिए आ है झुलाव यानी कि वाइब्रेशंस।
अब बताइए वाइब्रेशंस माने कंपन भी होते हैं। अब इसको देखिए हिंदी में झुलाव लिखे हैं, लेकिन बच्चों यही कह रहा हूँ, यदि वाइब्रेशन शब्द आपने नहीं पढ़ा या उसको नहीं समझा होगा तो फिर तो बड़ा दिक्कत है उत्तर देना। इसको धीमा करने पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और इस उद्देश्य के लिए किसी एक मटेरियल का नाम बताइए। अब देखिए मटेरियल का मतलब पदार्थ, जैसे हिंदी में कहते हैं। अब देखिए मटेरियल को पदार्थ नहीं लिखा, उसने मटेरियल ही लिख दिया प्रश्न में। तो ये बच्चों आप देखिए। दूसरा है मशीनों में जायरोस्कोपिक प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए जायरोस्कोपिक प्रभाव मतलब इफेक्ट को प्रभाव लिखिए। जायरोस्कोपिक इफेक्ट जो होता है उसको जायरोस्कोपिक प्रभाव लिख दिया। तो बच्चों ये सब छोटे छोटे जो शब्द हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, कुछ की मीनिंग सरल होती है, कुछ की थोड़ा कठिन लगती है, लेकिन कठिन कुछ नहीं होता, सब सरल ही है। अगर आप सीखने लगेंगे तो सरल लगेगा, भागने का प्रयास करेंगे तो वो और चीज़ कठिन होती जाएगी। तो बच्चों लास्ट में देख लेते हैं, निम्न पर संक्षिप्त में लिखिए। चेन ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, दोनों बिल्कुल अंग्रेजी के शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी में लिखे हैं वही चीज़ इन्होंने हिंदी में लिख दिया है, बस इतना कर दिया है। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि जो टॉम का पेपर है 5 क्वेश्चंस आते हैं, पांचों में 3-3 पार्ट रहते हैं, किन्हीं 2 का उत्तर देना होता है, 50 नंबर का टोटल प्रश्न पत्र होता है। लेकिन इसमें जो आते हैं प्रश्न आप देखिए कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं, और हिंदी का जो वर्जन होता है उसमें अंग्रेजी का जो मेन टॉपिक्स कहिए, हेडिंग्स कह लीजिए, सब हेडिंग्स कह लीजिए, ये जो मेन टेक्निकल वर्ड्स कह लीजिए, वो सब हिंदी में एज इट इज़ लिखे जा सकते हैं। आप उनको अंग्रेजी में ज़रूर सीखिए, उनकी पूरी मीनिंग सीखिए, प्रोनाउंसिएशन सीखिए। इसके अलावा आप हिंदी में भी उसको सीखिए, जानिए, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। और अच्छे से इसमें ज़्यादातर में या तो डेरिवेशन के रूप में है, यानी समीकरण समझा करके लिख करके आप उसको अच्छे से समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप उसको चित्र बना करके अच्छे से उसको समझा सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट बनाकर इस तरह से फार्मूले को माइंड में रखकर या उसमें कोई ट्रिक के द्वारा याद नहीं किया, उसको नहीं समझा, तो आप इस सब्जेक्ट में वही प्रॉब्लम होगी, बड़ी मुश्किल से या तो 17-18 नंबर आएंगे, और या तो फिर आप जो हो तो उसमें ज़्यादा कठिन पेपर आ गया, किसी वर्ष बना दिया गया, तो उसमें आपके फेल होने की भी संभावना हो जाएगी, तो आप फेल हो जाएंगे और परेशान होंगे। तो बच्चों ये सब नहीं करना है, बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे ध्यानपूर्वक, और मैं कुछ टिप्स बताऊंगा एक वीडियो बना करके, तो उसमें आप खुद समझ जाएंगे। उसमें टॉम से भी रिलेटेड होगा, मशीन डिजाइन से भी रिलेटेड होगा, अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड होगा। तो आप जब उस तरह से पढ़ने लगेंगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं, जो सर ने जो बात बता दी है वो बहुत अच्छी बात है, और वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत लंबे समय तक आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो टॉम का पेपर है पूरा उसका जो पैटर्न है, प्रारूप है, जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका आप समझ गए होंगे। तो इसमें पढ़ाई आप अभी से जो आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने नोट्स में इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उन सबको नोट कर लीजिए और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। समय बहुत कम है, उसी हिसाब से तैयारी करते जाइए। और इसका तैयारी का जो फ़ायदा है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो न सिर्फ परीक्षा में, सेमेस्टर परीक्षा में, बल्कि आगे आने वाली जो उसके कंपटीशन के एग्जाम्स हैं, जेई वगैरह के, या कोई अन्य आप देते हैं या हायर स्टडीज़ में जाते हैं, तो उसमें आपको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। शुभकामनाओं सहित आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।